हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो पढ़ेंगे हम बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को हमें इंग्लिश में स्केलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। कंकाल तंत्र का अगर देसी भाषा में अगर बात की जाए तो कंकाल तंत्र को बचपन में आप लोग एक गेम खेले होंगे, नोचा नोची या बोकटा बोकटी, आप समझ गए होंगे। तो पहले आप मांस को, चमड़ा को नोचिए जिसे स्किन बोला जाता है। मांस को नोचिए, जब तक नोचते रहिए जब तक इसमें ठोस न लास्ट में मिल जाए। इसमें हड्डी जब मिलेगा तो आप ये समझ जाए कि हड्डी को सारा मांस हटा देने के बाद जितनी हड्डियाँ बचेगी उसको कंकाल तंत्र बोला जाता है। अगर किताबी भाषा में अगर बात की जाए तो कंकाल तंत्र को आइए हम देखते हैं कि कंकाल तंत्र स्केलेशन सिस्टम शरीर का आंतरिक अंगों का रक्षा करता है और चलने फिरने में मदद करता है। जैसे कि कंकाल जो है, हड्डी जो है, हड्डी के ऊपर ही मांस है और हम जो चलते हैं या हमारा शरीर जो टाइट है, खड़ा है, तो वो कंकाल का ही देन है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कंकाल दो भागों में बांटते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जो शरीर को रक्षा करता है वो बाहर रहता है। ट्रैक्टर की टाली देखे होंगे तो वैसे ही बाहर रहता है और शरीर का रक्षा करता है। जैसा कि केकड़ा आप देखे होंगे, केकड़ा का जो बाह्य कंकाल होता है वो ट्रैक्टर की टाली की तरह होता है, ऊपर मजबूत होता है। आप हल्का हल्का उस पर मारोगे तो उसको महसूस नहीं होता, जब तेज़ मारोगे तब वो भगता है। उसके बाद एक आंतरिक कंकाल, ये शरीर का अंदर रहता है और शरीर को चलने फिरने में और इसे मजबूत रखने में प्रदान करता है। आइए हम पढ़ते हैं पहले बाह्य कंकाल के बारे में। बाह्य कंकाल यह शरीर का बाहर होता है और यह शरीर को संपूर्ण अंगों का रक्षा प्रदान करता है। इसके बाद इसके अंतर्गत बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, चीटा, चींटी, मधुमक्खी, ये जितने सब कुछ है जो बाह्य कंकाल के अंदर आता है। लेकिन कछुआ एक ऐसा जंतु है या ऐसा जीव है कि जो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों कंकाल के अंदर आता है। बाह्य कंकाल कछुआ का आप देखोगे तो घायली का फोड़ दोगे तो बीचों बीच जो ऊपर वाला परत बचता है एकदम कछुआ का घायली वाला सिस्टम लगता है, तो वो बाह्य कंकाल हो गया। आंतरिक कंकाल जो उसके हड्डी अंदर होता है जो शरीर को चलने फिरने में मदद करता है। तब कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों कंकाल मिल जाता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल के अगर बारे में बात की जाए तो आंतरिक कंकाल उसको कहा जाता है कि यह शरीर के अंदर पाया जाता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियाँ हैं, हमारे जैसे जांघ की हड्डी हो गई या हाथ की हड्डी हो गई, जितनी भी हड्डियाँ है आंतरिक हड्डी हो जाएगी। यह शरीर को मजबूती करने में, चलने फिरने में मदद करता है। इसके अंदर का आएगा कुत्ता। कुत्ता का आप देखे होगे बाह्य कंकाल नहीं होता है, वो आंतरिक कंकाल होता है। उसका पैर का हड्डी जो होती है मजबूत होती है, जो कि इस पर पैर टिका रहता है। बिल्ली, मानव अगर बात की जाए तो हम ही लोग हैं, तो ये हमारे हाथ की हड्डी जो अंदर है मजबूत है तो आंतरिक कंकाल में आ जाएगी। पैर की हड्डी जो है आंतरिक कंकाल में आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी हड्डियाँ हैं जो कि आंतरिक कंकाल में आती है। तो यहाँ पर डिफिनेशन के साथ समझ ही गए। तो क्वेश्चन कभी कभी ये फंसाता है कि तेलचाटा का बाह्य कंकाल पाया जाता है या आंतरिक कंकाल पाया जाता है, तो तेलचाटा बाह्य कंकाल में आ जाएगा। तो तेलचाटा, मकड़ी, चींटी, घोंघा या मधुमक्खी, बिच्छू, ये सब बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल में बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गए, मानव हो गए, सांप हो गए, ये सारे आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आता है। कंकाल तंत्र अस्थि उपास्थि से मिलकर बना होता है। कंकाल जो तंत्र है अस्थि या उपास्थि, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ जो होती है मजबूत होती है और कुछ मुलायम होती है। अगर बात की जाए तो मुर्गा आप लोग खाए होंगे, तो कुछ मुर्गा का ऊपर वाला जो हड्डी होती है काफ़ी, आप कुछ कुछ कर खाते हो तो मुलायम होती है और उसके नीचे का मजबूत होता है। तो वही का यह भी कहता है कि कुछ हड्डियाँ मजबूत होती है और कुछ कमज़ोर होती है या मुलायम होती है। उसी को कहा जाता है अस्थि या उपास्थि। उपास्थि की बात की जाए तो कार्टिलेज भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। यह मुलायम होता है क्योंकि इसके मुलायम होने के, उपास्थि मुलायम होता है, मुलायम होने का कारण यह होता है कि कैल्शियम फास्फेट से जो हड्डी बनती है मुलायम होती है। अगर कैल्शियम फास्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हो जाए तो ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो शरीर के कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जो कि काफ़ी मजबूत हड्डी से मिलकर बना होता है। सारा अंग नहीं, लेकिन कुछ ऐसी अंग होती है जैसे नाक है, नाक, कान, ये सब हड्डी, जिसकी हड्डी जो होती है काफ़ी मुलायम होती है।
तो इसी को कहा जाता है उपास्थि। उपास्थि के अंतर्गत आ जाता है कान का हड्डी, नाक का हड्डी, ऐसी हड्डियाँ जो काफ़ी मुलायम होती है, या उसके शीर्ष पर जैसे इस तरीके से हड्डी है, तो इसका ये मुहाना जो है यहाँ पर काफ़ी मुलायम होता है। मुर्गा का ये वाला भगवा खा जाते हैं और ये वाला भाग नहीं खा पाते हैं, इसके अंदर झाँक कर देखते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद अस्थि की बात की जाए, बोन, तो यह अत्यधिक कठोर होता है। कठोर होने का रीज़न है कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है, तो इसमें कैल्शियम फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इस वजह से ये हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। अगर कैल्शियम फास्फोरेट का सिर्फ पाया जाता तो ये हड्डी मुलायम होती। मानव शरीर के समस्त उपास्थियों को दो भागों में बांटा जाता है। जो जिस पे हम खड़े हैं हड्डी पे, उसको दो हड्डी में भाग दिया जाता है। एक हड्डी जो कि हमारे शरीर को खड़ा रखता है, और एक हड्डी जो हमारे शरीर को बेंडिंग वेंडिंग होने में मदद करता है। तो अनुबंधीय एक उपास्थि होता है, एक अक्षीय होता है। अनुबंधीय उपांगी ऐसी हड्डी होती है, यह शरीर को सीधा रखने में या गति करने में मदद करती है। सीधा रखने में और गति करने में मदद जो हड्डी करती है, उस हड्डी को बोला जाता है अनुबंधीय उपांगी। इसकी संख्या जो होती है 126 होती है। 126 हम अभी गिनती करेंगे 126 का। तो अनुबंधीय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, दोनों हाथ की हड्डी पढ़ेंगे, जो कि दोनों हाथ की हड्डी हमारी सीधी रहती है और ये चलने में या कुछ करने में मदद करती है। तो दोनों हाथ की हड्डी, तो एक हाथ में हड्डी 30 होती है, एक हाथ में हड्डी 30, 30 60, 60 पैर में भी हड्डी हो गई, तो 1 से 20 हड्डी हो गई। 2 यहाँ पर हड्डी, 2 यहाँ पर हड्डी और 2 यहाँ पर हड्डी, 6, 126। नाम के साथ हम पढ़ते आइए। हाथ में 30 हड्डी और 2 हाथ है तो 60 हड्डी। पहले का नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस में 1 हड्डी पाई जाती है, रेडियस में 1 हड्डी पाया जाता है, आल्ना में 1 हड्डी पाया जाता है, कार्पल में और मेटाकार्पल में 5 हड्डी, फ्लेंजिस में 14 हड्डी। अब ये समझा जाए कि ऐसे हाथ कर लो आप, यहाँ पे ह्यूमरस 1 हड्डी यहाँ पे पाई जाती है, ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, आल्ना, कार्पल में 8 हड्डी पाए जाते हैं, मेटाकार्पल यहाँ पे है, इसमें 5 हड्डी पाए जाते हैं। अब फ्लेंजिस मतलब ये 5 उंगलियां में 14 मिलकर हड्डी पाई जाती है। तो ये टोटल हड्डी की संख्या कितनी हो गई, 30 हड्डी हो गई। तो एक हाथ में 30 हड्डी, तो हाथ की संख्या 2 है, 3 तो है नहीं, 2 30 दूनी 60 हड्डी। वैसे पैर की अगर बात की जाए तो पैर में 30 हड्डी, जो कि 2 पैर मिलकर 60 हड्डियाँ होती है। एक फीमर की हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। फीमर के बाद पटेला, जांघ का थोड़ा सा नीचे देखोगे घुटना में, तो एक कोटोरिन सरनमच्चा, एक कोटोरिन की तरह हड्डी पाई जाती है, उसी को बोला जाता है पटेला। तो फीमर में 1 हड्डी, पटेला में 1 हड्डी, टिबिया में भी 1 हड्डी और फ्लेंजिस में भी 1 हड्डी। उसके बाद टार्सल में 7 हड्डी पाई जाती है, मेटाटार्सल में 5 हड्डी और फ्लेंजिस में 14 हड्डी। ये सारी हड्डियाँ मिलकर पैर में कितनी हो गई, 30 हड्डी। 2 पैर मिलकर 60 हड्डियाँ हो गई, तो 60 दूनी 120 हड्डी। और जो 6 हड्डी बची वो हम पढ़ेंगे पेल्विक कमर के नीचे, यहाँ कमर बोला जाता है पेल्विक में 2 हड्डी है, इसी पे हमारे शरीर खड़ा है पेल्विक। उसके बाद बोला जाता है कैल्विक उस हड्डी को बोला जाता है जो कि हमारे यहाँ पर देखोगे आप कॉलर में, कॉलर हड्डी भी बोला जाता है पेल्विक। यहाँ पर 2 हड्डी है, तो 2 हो गई पेल्विक या 2 हो गई कैल्विक। और 2 हड्डी जो है स्केपुलर बोला जाता है, पीछे वाली 2 ये हड्डियाँ होती है, ये 2 हड्डी, तो ये तीनों मिलकर 2 हड्डी 6 हड्डी हो गई। तो टोटल 126 हड्डियाँ हो गई। 126 हड्डियाँ जो है अनुबंधीय उपांगी, जो कि हमारे शरीर को खड़ा करने में और मूव करने में मदद करती है। अब जो हड्डी बची वो बची अक्षीय हड्डी की संख्या जो होती है 80 होती है। तो 126 और 80 मिलकर होता है 206। शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है, 206। तो अक्षीय हड्डी की बात की जाए तो यह शरीर के बीचों बीच होता है, यह शरीर के कोमल अंगों में रक्षा प्रदान करता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 80 होती है। तो आइए हम 80 गिनते हैं कि 80 कहाँ कहाँ हड्डी पाई जाती है। मेरुदंड को केसरकी कहा जाता है। मेरुदंड आप जानते हो कि मेरुदंड कहाँ है, तो मेरुदंड यहाँ है, यहाँ से लेकर ये सारी मेरुदंड पाया जाता है। सेकंड ब्रेन भी इसको कहा जाता है। इसकी संख्या 18 से उम्र ज़्यादा हो जाती है तो 26 होती है, और 18 से
कम उम्र के होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इसमें हड्डियों की संख्या 33 होती है। तो मेरुदंड में 26 या 33 ये दोनों हड्डियां हैं। बच्चे में 33 पाई जाती है। गर्दन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गर्दन पाई जाती है, इस गर्दन में 7 हड्डी पाई जाती है। और छाती यहाँ है तो छाती पीछे भी कहा जाता है, तो इस छाती में 12 हड्डी पाई जाती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो लेम्बर बोला जाता है। लेम्बर में 5 हड्डी की संरचना होती है, 5 हड्डी होती है लेम्बर में। लेम्बर के बाद सेक्रम। सेक्रम में बचपन में 5 हड्डी पाई जाती है, लेकिन 18 से उम्र ज़्यादा हो जाने पर 1 हड्डी पाई जाती है। कोशिकस। कोशिकस में 4 हड्डी बचपन में पाई जाती है, लेकिन 18 से ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद इसमें 1 हड्डी पाई जाती है। तो ये टोटल हड्डियों की संख्या जो है गिनती करोगे तो 26, और ये 4 5 ये भी गिनती करोगे तो 33। तो अक्षीय हड्डी में जो मेरुदंड है, मेरुदंड में टोटल हड्डी की संख्या कितनी हो गई? 26 या 33। उसके बाद जो हड्डी बची है वो हमारी हड्डी बची पसली। पसली उसको बोला जाता है जो छाती है, सामने वाला है। तो पसली में 12 इधर पाई जाती है हड्डी, 12 इधर। यह एक ज्वाइंट करने वाली हड्डी होती है। तो 12 और 12 24 और 1 25, 25 और 26 51 हड्डी हो गई। तो जो इसमें ज्वाइंट करता है उस ज्वाइंट वाली हड्डी को बोलते हैं अस्टर्नल। अस्टर्नल जो हड्डी होती है, यह दोनों छाती के जो 12 हड्डी होती है एक्सटर्नल, वो ज्वाइंट करके रखती है, और इधर की तरफ ये खुला रहता है एक्सटर्नल। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। पसली की संख्या 24 और एक्सटर्नल की संख्या 1। 24 और 1 25 हड्डी। उसके बाद सिर की बात की जाए तो यहाँ से अगर ऊपर काट लोगे तो इसमें 29 हड्डियाँ लेकर भाग जाओगे। तो यहाँ से ऊपर की संख्या 29 होती है। जैसे चेहरे में 14 हड्डी हो गई, कान में 6 हड्डी हो गई, खोपड़ी में 8 हड्डी हो गई। इस तरीके से हड्डियाँ पाई जाती है। हायड उसको कहा जाता है कि ये खोपड़ी और शरीर को जोड़ने वाली हड्डियाँ जो होती है इसको बोलते हैं हायड। इसकी संख्या 1 होती है। तो 1 6 7 14 24 टोटल आप जोड़ोगे तो इसकी संख्या हो जाएगी आपको कार्पल में 8, कपाल में मैं बता दिया 8, तो इसकी संख्या 80। 80 प्लस 126 इक्वल 206 हड्डी। तो पूरे शरीर की हड्डियाँ हम लोग गिन लिए कि 206 हड्डी पाई जाती है, और 206 हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है नाम के साथ गिनती कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, और उम्मीद है कि इसके सेकेंड पार्ट हम बायोलॉजी का लेकर आएंगे जल्द ही। इसके लिए धन्यवाद।